अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता नौका विहार के साथ। कक्षा 12 है और आपसे कहना है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप जाता चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर। दो बाहों से दूरस्त तीर धारा का कृष कोमल शरीर। आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल। लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कूक। उड़ता हरने निज विरह शोक। और एक लाइन रह बच गया है। छाया की को बिलोक। आइए इसमें देखिए, संदर्भ वही है और भावार्थ केवल देखिए। जब पहुंची चपला बीच धार। कवि पंत जी कहते हैं, जब नाव गंगा की बीच धारा में पहुंचती है तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार ओझल हो जाता है। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे और वे गंगा की धारा के छीड़काए कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? आलिंगन करने को अधीर हो रहे थे। बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई रही थी? भूरेख सी अराल, वो निहार रही थी। गंगा की धारा के पास में ही क्या है? एक द्वीप है। गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत होता था मानो जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हो। कैसा हो? सोया धारा में एक द्वीप जो सोया हो। और गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है? वह कौन विहग? कभी प्रश्न करता है, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है जो इस तरह से उड़ रहा है? क्या वह अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल है? चकवा तो नहीं है जो गंगा की जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठता है, छाया की कोई से समझ बैठता है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ रहा हो। इस तरह से इसका अर्थ हुआ। और इसमें काव्य सौंदर्य देखिए, अलंकार, रूपक, उपमा, मानवीकरण और भ्रांतिमान भी हैं। रस श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, भाषा खड़ी बोली, गुण माधुर्य और प्रसाद है। आगे देखिए,
पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन सार। बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल। नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ उड़ झिलमिल। फैले फूले जल में फेनिल। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज थाह। आगे हंस बढ़े घाट को सो उत्साह। यहां देखिए, पतवार घुमा। कवि पंत जी कहते हैं कि बीजधार में पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत अधिक कम हो गया है। क्या हो गया है? बहुत अधिक कम हो गया है। तब हमने पतवार घुमाकर अपने नौका को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया और डांडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे थे, जिसे देखकर लगता है कि मानो डांडे अपनी हथेलियां फैलाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उन्हें जल में बिखरा रही हूं। बिखराती जल में तारहार, क्या कर रही हूं? बिखरा रही हो। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही हूं, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती लगती हैं। लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीत होती हैं, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हों। क्या हो रही हैं? सीधी रेखाओं सी खिंच तरल सरल, जैसे सीधी रेखाएं खींच रही हों। उन लहरों और झागों से झिलमिलाता चंद्रमा सौ चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा सौ तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो लहरों रूपी बेल फल फूल उठी हो। कैसी हो? फैले फूले जल में फेनिन, ऐसे मालूम पड़ते हैं कि उनकी बेलें फल फूल उठी हों। पंत जी आगे कहते हैं कि अब हम अपनी नौका को धारा के बीच से निकालकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। क्या करते हैं? घाट की ओर चल पड़ते हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, और हम जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जल उथला होता जाता है और जल की गति भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तब हम लग्गी लेकर के पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। बढ़े घाट को उत्साह के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। आइए इसमें भी देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। रस शांत है और छंद स्वच्छंद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों है।
आइए एकदम अंतिम देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। आइए इसका अर्थ देखते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार। यहाँ पंत जी कहते हैं जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर लगती है, यानी उस पार जा रही है, वैसे ही हमारे मन में, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान है। जिस प्रकार धारा निरंतर बहती रहती है, चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता है उसका स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है। क्या है? जीवन का उद्गम भी शाश्वत है और जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन भी शाश्वत है। अर्थात जीवन का यह क्रम कभी ना टूटने वाला है। कभी आगे कहता है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिर अस्थायी है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहता है, वह भी शाश्वत है। कभी भावनाओं के सागर में डूब गया जाता है और सोचने लगता है, हे संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है और भावनाओं में डूबा कभी कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया हूँ। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह प्रमाण ही मुझे अमरत्व प्रदान करता है। करता मुझे अमरत्व प्रदान, क्या करता है? मुझे अमरत्व प्रदान करता है। अब आइए इसमें काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा एवं रूपक है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद में स्वच्छंद है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।